1 मई 2024 को गुरु अभी अपना राशि परिवर्तन किए हैं। मेष से निकल करके वृषभ में चले गए हैं। कैसे उनका प्रभाव होगा सभी के लिए, उसके ऊपर मैंने कई वीडियो बना के आप लोगों को दे दिए हैं। आज जो मैं वीडियो दे रही हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि जब भी हमारे जो ये 9 ग्रह होते हैं, ये आपके नेटल चार्ट में जहां पर भी बैठे हुए होते हैं, जिस भी राशि में या जिस भी भाव में, तो जब वो प्लेनेट गोचर में आते हैं तो अपने नेटल चार्ट से वो किस पोजीशन पर जाते हैं तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो जो ट्रांजिट के वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, मेरे वीडियो या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के, तो उनके प्रिडिक्शन को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ग्रह कैसे अपना प्रभाव देता है। और ये मैं आपको बताऊं सभी ग्रहों के बारे में, उसके पहले आप सब लोगों को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर दिया करिए, जिससे मेरे कोई भी वीडियो डलते हैं तो आपको उसके बारे में पता चल जाया करे। और आप लोग कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर किया करिए। उससे बहुत खुशी मिलती है और काम करने में और अच्छा लगता है। देखिए, जो भी ग्रह होते हैं, ये 9 के 9 ही ग्रह, इनकी अपनी एक प्लेसमेंट होती है जहां पर वो बड़े खुश होते हैं, और एक प्लेसमेंट होती है जहां जाकर के वो बड़े परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, या ये कह लीजिए कि वहां पर उनको मजा नहीं आता है। वो स्थिति उनके लिए एक तरीके से, जिसको बोलते हैं ना कि मरण कारक स्थान, मतलब जहां जाकर के प्लेनेट बिल्कुल सुस्त हो गया है, डल हो गया है, उसको मजा नहीं आ रही है, वो सोच रहा है कि कहाँ आके फंस गए हैं। जैसे कई बार होता है ना डेली लाइफ में कि हम लोग किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां बड़ी इरिटेशन होती है, लगता है यहाँ से कितने जल्दी चले जाओ मतलब वहां बिल्कुल मजा नहीं आता है, बहुत व्यक्ति बोर होता रहता है या उसको अंदर से अच्छा नहीं महसूस होता है। ऐसा ही ग्रहों के भी साथ होता है कि जो हमारे 9 ग्रह हैं ना, ये बिल्कुल जैसे इंसान होते हैं ना, मनुष्य लोग जो होते हैं, जैसे काम करते हैं, जैसे उनका सोचने का तरीका होता है, जैसे उनका रिएक्ट करने का तरीका होता है, सेम वैसे ही 9 प्लेनेट जो होते हैं वो भी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुरु जो है आपके बर्थ के कुंडली में किस भाव पर है, तो उससे जब वो ट्रांजिट में किस भाव में जाएगा तो वो अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाता है। देखिए, नेटल चार्ट में आपका गुरु किसी भी राशि में हो, इससे नहीं मतलब है, 1 से लेकर के 12 तक, मेष से लेकर के मीन लग्न तक की आपकी कोई भी लगन हो या आपकी चंद्र राशि हो, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। और 1 से लेकर 12 राशियों के में किसी भी राशि में बैठा हो गुरु, चाहे वो मेष में बैठा हो, वृषभ में बैठा हो, तुला में बैठा हो, मीन में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, आपके नेटल चार्ट से जब भी वो तीसरे भाव में आ जाएगा, तीसरी राशि में आ जाएगा, तो वो स्थिति जो जुपिटर की होती है बहुत कमजोर हो जाती है, मतलब उसके लिए वो मरण कारक स्थान बन जाता है। जैसे कि अगर आपके नेटल चार्ट में गुरु मेष में है, तब वो जब ट्रांजिट में मिथुन में आएगा, तब आपके नेटल चार्ट से जो ट्रांजिट का गुरु है वो कहाँ पहुंच गया, तीसरे नंबर की राशि पे। अब वो आपके नेटल चार्ट के कंपेरेटिवली वो अच्छे से रिजल्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीसरा जो स्थान होता है ना, वो मरकरी का स्थान होता है। मरकरी के लिए वो स्थान अच्छा है, सीखने के लिए, बोलने के लिए। मंगल के लिए वो स्थान अच्छा है, और बाकी जो मेलिफिक प्लेनेट है उनके लिए। जुपिटर तो खुद ही सबको नॉलेज देता है ना, जुपिटर सबको ज्ञान देता है, जुपिटर गुरु है, तो उसको अपने से तीसरे में जा करके बहुत उलझन होती है। मतलब गुरु तो सिखाना चाहता है ना, वो किसी की सुनना नहीं चाहता है मतलब गुरु जो ग्रह है, जब वो अपने से तीसरे में जा रहा है, मतलब कि अब उसको चुपचाप सुनना पड़ेगा। अब लोग उसको सिखाएंगे, तो आप समझ सकते हैं ना, किसी टीचर को अगर कोई बताएगा तो उसको बड़ा बुरा लगता है, उसको बहुत गुस्सा आती है कि हमको ये क्यों बता रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो नेटल के गुरु से ट्रांजिट का गुरु जब थर्ड में जाता है तो उसके लिए दिक्कत की बात होती है। अब यहाँ पर मेष से मैंने मिथुन आपको बताया, हो सकता है आपका मीन में हो गुरु नेटल में, तो अगर वृषभ में जाएगा तो अपने प्लेस से वो थर्ड होके जा रहा है। ठीक है,
तो थोड़ा-सा उसके प्रभाव में हल्की-सी कमी आ जाएगी। लेकिन आपकी लग्न है या राशि है, उससे तो वो सेकंड में जा रहा है ना, तो वो तो रिज़ल्ट करेगा, अपने राशि से दूसरे में जाने का रिज़ल्ट करेगा, लग्न से द्वितीय में जाने का रिज़ल्ट करेगा। लेकिन नेटल के गुरु से वो चूँकि थर्ड जा रहा है, तो जो उसके अपने खुद के कारकत्व हैं गुरु के, जैसे उसका नॉलेज है, विज़डम है, उन सब चीज़ों में थोड़ा वो इरिटेटिंग मोड में रहता है। फिर सेकंड नंबर पे शनि के बारे में बात करते हैं। देखिए शनि आपके नेटल चार्ट में जहाँ कहीं भी बैठे होते हैं, जब ट्रांजिट में वो उसी भाव में आते हैं, उसी राशि में आते हैं, मतलब कि चूँकि शनि को कहा जाता है ना कि शनि मेष राशि में 1 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं, डेबिलिएटेड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब जहाँ आपके शनि हैं, उसके ऊपर से जब शनि का ट्रांजिट होता है, तो वहाँ वो थोड़े-से परेशान रहते हैं। मतलब कि उनको रिज़ल्ट देने में वहाँ पर दिक्कत होती है। हालाँकि वो किस राशि में बैठे हैं, कौन-सा भाव उनको मिला है, वो सब चीज़ें भी प्रभाव रखती हैं, आपके लिए योग कारक हैं कि अकारक हैं, उन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। लेकिन इन जनरल जो सामान्य तौर पे देखने में आता है कि शनि के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है और वहाँ पर शनि में थोड़ा भी अफिक्शन आ जाए, तो वो कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि मतलब जहाँ एक और वो व्यक्ति को अ, जॉब से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, वहीं उसको कुछ न कुछ परेशानी भी देते हैं। क्योंकि शनि मेष राशि में, 1 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। तो उसी तरीके से नेटल चार्ट के जब शनि के ऊपर से शनि जा रहा है, इसका मतलब कि शनि 1 नंबर से जा रहा है, अपने ऊपर से जा रहा है, तो वहाँ थोड़ा वो दिक्कत देता है। अब पूरे के पूरे उसके रिजल्ट खराब हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वो उसके लिए एक तरीके से मरण कारक स्थान होता है। और ये सारे प्रभाव आपको तब और भी देखने को मिलेंगे जब आप देखिएगा कि जब भी आपके शनि के ऊपर से शनि का ट्रांजिट हो रहा हो और उसी समय पर कहीं से भी उसी राशि में सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, राहु आ जाए या उसके ट्राइन में आ जाए सूर्य या उसके 7th में आकर के आस्पेक्ट डाल दे शनि के ऊपर, तो वो वहाँ पे शनि बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। मतलब वहाँ थोड़े उनके रिजल्ट्स जो हैं वो खराब हो सकते हैं। फिर बात करते हैं मरकरी के लिए। अब देखिए मरकरी के लिए क्या होता है कि आपके नेटल चार्ट में जहाँ पर बुध है, उससे जब वो गोचर में चौथे नंबर पर आ जाए या 7वें नंबर पे आ जाए, वो उसके लिए मरण कारक स्थान होता है। मरण कारक इसलिए होता है कि जो बुध ग्रह होता है, एक तो उसको लग्न में दिग्बल प्राप्त होता है और दसम भाव में, चौथा भाव चंद्रमा का घर होता है, सुख का भाव होता है। अब बुध जैसा लॉजिकल प्लैनेट जिसको गुणा, भाग, जोड़, घटाना ये सब करने में मन लगता है ना, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इमोशन से मतलब नहीं है। उसको अपना फ़ायदा दिखना चाहिए। मरकरी का मतलब है उसको अपना फ़ायदा दिखना चाहिए, लाभ दिखना चाहिए। अब 4th हाउस क्या है? मतलब वहाँ इमोशंस है ना, वहाँ पर तो लाभ-हानि की बात है नहीं। वहाँ तो एक तरीके से समर्पण की बात होती है ना, तो वहाँ आकर के मरकरी बहुत परेशान होता है। मतलब कि आपके नेटल के चार्ट से जब ट्रांजिट में 4th में आएगा मरकरी, वो स्थिति उसके कारकत्वों के हिसाब से थोड़ी कम अच्छी होती है या वहाँ पर उसका मरणकारक स्थान होता है। फाइनल रिजल्ट के लिए तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसी तरीके से नेटल के मरकरी से जब ट्रांजिट का मरकरी आता है उससे 7th राशि में, तब भी दिक्कत की स्थिति होती है। वो इसलिए होती है कि मरकरी के पास आप उसमें अपना अपना आप दिमाग लगाइए, अपनी लॉजिक लगाइए कि जो मरकरी है उसके पास मिथुन और कन्या की लॉर्डशिप होती है ना, दोनों ही हाउसेस जो होते हैं क्या है, दोनों में नॉलेज है, दोनों लिखने, पढ़ने, सीखने वाले, परेशानियों वाले, फाइट करने वाले। अब ये सारी ऊर्जा लेकर के आप आ रहे हैं 7th में, 7th तो पार्टनरशिप है ना, मैरिज है, वहाँ से दाम्पत्य देखा जाता है। अब वहाँ जाकर के आप इतनी बुद्धि, इतना तिकड़म, इतना सीखना, ये सब करेंगे तो इमोशंस वहाँ पर क्या होंगे? साइड में रह जाएँगे। इसलिए आपके नेटल से आपके नेटल के मरकरी से जब ट्रांजिट का मरकरी 3rd में और 7th में जाता है, तो उसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। फिर बात करते हैं शुक्र के लिए। अब शुक्र के लिए ये कहा जाता है कि शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है, डेबिलिटेड हो जाता है। इसका मतलब क्या है? शुक्र वृषभ और तुला का लॉर्ड होता है। कन्या राशि क्या है? कॉम्पिटिशन की, फाइट की, रोग ऋण शत्रु की। वहाँ दिमाग लगाना है, फाइट करना है, कॉम्पिटिशन देना है ना, उसको क्रैक करना है। अब शुक्र जैसा ग्रह, खुशियों वाला ग्रह, सौम्य ग्रह, लग्ज़री में जीने वाला ग्रह, उसको क्यों पसंद आएगी कन्या राशि? उसके बस की चीज़ नहीं है। इसीलिए जब आपके नेटल चार्ट में जहाँ कहीं पे भी वीनस होता है, शुक्र होता है, तो ट्रांजिट का जो शुक्र है, जब उससे 7th वाले भाव में या राशि में जब आता है, तो वो स्थिति शुक्र के सॉरी नेटल चार्ट के वीनस से ट्रांजिट का
वीनस जब जब 6th पोजीशन पर आता है, मतलब कि छठवीं राशि, छठे भाव में आता है, तो वहां पर जो वीनस के कारकत्व है शुक्र के, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। मतलब कि वहां पर निटल का जो शुक्र है वो खुश नहीं है, वो अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, ऐसे समझिए। क्योंकि वहां पर वो नीच की स्थिति में है। तो ग्रह जब नीच की स्थिति में होता है तो बड़ा खुश नहीं रहता, उसको मजा नहीं आती काम करने में, ऐसे समझ लीजिए। इसके बाद केतु की बात करते हैं। केतु आपके नेटल चार्ट में जहां कहीं पर भी बैठे होते हैं, जिस भी राशि में, जिस भी भाव में, ट्रांजिट का केतु जब उससे सेकंड हाउस में आता है, तो वो जो स्थिति होती है केतु की, वो अच्छी नहीं होती है। क्योंकि केतु क्या है? केतु मोक्ष है, मुक्ति है, लिबरेशन है और आइसोलेशन है। सेकंड क्या होता है? केतु से सेकंड मीन्स किसी भाव में केतु बैठा है ना, उस भाव से सेकंड भाव उसका 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 फूड है, उसकी फैमिली है, वहां से उसका सस्टेनेंस देखा जाएगा। तो केतु से, निठल के केतु से ट्रांजिट का केतु जब सेकंड में आता है, तो वहां उसको फैमिली में, फूड में, फाइनेंस में, परिवार में बंधना पड़ता है। तो उसको बड़ी छटपटाहट होती है, मतलब वो खुश नहीं रहता है, ऐसे आप समझ लीजिए। मतलब फैमिली है ना, वो फूड है, घर है, पैसा है, इन सब में कहाँ मन लगता है केतु का? केतु को तो एकांत चाहिए, विरक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, अध्यात्म चाहिए। तो ये सब करने के लिए फैमिली में बंधन महसूस होता है ना, फैमिली में तो घुटन होती है। क्योंकि वहां पर केतु का काम क्या है? केतु तो विक्षेपकारी ग्रह है। इसीलिए नेटल के केतु से जब ट्रांजिट का केतु सेकंड में आता है, तो वो स्थिति केतु की अच्छी नहीं होती है। फिर बात करते हैं राहु की। अब देखिए राहु ग्रह क्या है? राहु में बहुत ज्यादा दिमाग है, बहुत ज्यादा भ्रम है, छलावा है, चीजों को कई गुना बढ़ा चढ़ा करके देखना, दिखाना, महसूस कराना, जो वो नहीं है वैसा उसको जाहिर करना। मतलब केतु के अंदर, सॉरी, राहु के अंदर तो सारे के सारे जो है बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि चतुराई है, चालाकी है, काम करने का जो तरीका है, कैसे भी करके अपना काम पूरा कर लो, मतलब ये सब केतु राहु के अंदर भरा हुआ है। तो जब भी ट्रांजिट के नेटल के राहु से, ट्रांजिट में जब राहु 9वीं राशि, 9वें भाव में पहुंचता है, तो वो जो राहु के लिए स्थिति होती है बड़ी खराब होती है। मतलब वो उसके लिए मरने जैसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि 9वां स्थान क्या होता है? धर्म है, वहां पिता है, वहां पर सिस्टम को फॉलो किया जाता है, चीजों को निभाया जाता है। धर्म का मतलब ही है ना कि मतलब हम सारी चीजों को मान रहे हैं, सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। जो हमारा कास्ट है, कल्चर है, सिस्टम है, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारे फादर हैं, जो हमारी विजडम है, जो हमारे गुरु हैं, उन सबका हम कहना मानते हैं, उसको हम अच्छे से करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब राहु जैसा ग्रह जो चीजों को बिल्कुल अपने ही ढंग से करना पसंद करता है, मतलब अपने ही तरीके से चीजों को एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखता है। मतलब वो किसी के बंधन में नहीं बंधना चाहता, किसी की बनी बनाई चीजों को पे हू बहू पटरी पे उसको चलना नहीं पसंद है। राहु मतलब कि विस्तार है, वो उसको तो सफलता चाहिए, अब चाहे जैसे भी मिले। तो इसीलिए जब नेटल के राहु के ऊपर से, नेटल के राहु से ट्रांजिट में जब 9वें भाव पर, राशि पे राहु आता है, तो वो स्थिति राहु के लिए बड़ी दिक्कत वाली हो जाती है, हो जाती है। वहां पर राहु परेशान रहता है, अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। बाकी और भी चीजें देखिएगा। फिर सूर्य की बात करते हैं। देखिए सूर्य जो ग्रह होता है, वो हमेशा जहां पर भी होता है नेटल चार्ट में, उससे जब 7वें भाव में आता है, जैसे कि मान लिया कि आपका सूर्य मेष में है और ट्रांजिट में सूर्य आ जाए तुला में, तो अब वो उसके लिए बड़ी विचलित करने वाली स्थिति रहेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य ग्रह होता है वो मेष में उच्च का होता है, और 1 नंबर की राशि में उच्च का होता है, और ठीक सामने वाली राशि में वो नीच का हो जाता है, तुला राशि होती है। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं लेना है कि राशि ही आपको वहां पर तुला मिलेगी या मेष मिलेगी। उसको कोरिलेट करिए, समझिए कि नेटल के सूर्य से जब ट्रांजिट का सूर्य उसके ठीक सामने आकर के खड़ा होता है, तो वहां पर वो सूर्य के लिए दिक्कत वाली स्थिति हो जाती है। मतलब वहां पर वो बैकग्राउंड में उसको जो तुला वाला इफेक्ट है ना, डेबिलेशन वाला, वो फेस करना पड़ता है, या उस तरीके से उसको काम करना पड़ता है, या वो प्लेनेट उस मोड में आ जाता है, तो वो उसके लिए मरण कारक स्थान हो जाता है। फिर बात करते हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, इमोशंस है, भावनाएं है, माँ है, फूड है, फैमिली है, आपका लिक्विड मनी है, जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी आपके मन की शांति है, वो सब कुछ चंद्रमा है। अब चंद्रमा आपके नेटल से, जहां पर आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा बैठा है, जिस भी राशि भाव में, ट्रांजिट का चंद्रमा जब उससे 8 नंबर की राशि और भाव में पहुंचता है, तो वो उसके लिए बिल्कुल मरने वाली स्थिति हो जाती है। मतलब कि वो उसका मरण कारक स्थान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक में नीच का होता है। मतलब आपको अपने दिमाग में जो कालपुरुष की कुंडली होती है मेष राशि की,
मेष लगन की, जहाँ से सारे ग्रहों का विचार किया जाता है कि कौन-सा ग्रह किस राशि में उच्च का हो रहा है, किसमें नीच का हो रहा है। वो सारे प्रिंसिपल आपको अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, याद कर लेने हैं और उसी को आपको अपने नेटल चार्ट पे, चाहे आपकी कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल आपको कालपुरुष वाला ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आपके नेटल चार्ट के मून से 8th में ट्रांजिट का मून आता है, तो वहाँ पर व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है। मतलब वो परेशान हो जाएगा, अननोन फ़ियर, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, दुखी हो रहा है, मतलब निर्णय नहीं कर पा रहा है। क्योंकि वो गड्ढे का स्थान हो गया ना, वृश्चिक राशि का प्रभाव बैकग्राउंड से उस वहाँ पर मून को सहना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, उसको उसका सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए नेटल के मून से जब ट्रांजिट का मून 8th में आएगा, तो वो टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। वहाँ थोड़ा शांति से रहना चाहिए। 2.5 दिन का समय होता है 54 आवर्स का, तो वो बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल कूल होकर के उस समय को निकालना रहता है। वहाँ लड़ना-झगड़ना, अपनी चलाना, डिसीजंस लेना नहीं करना, क्योंकि आपसे वहाँ पर निर्णय सही होंगे ही नहीं। ठीक है? तो इस तरह से सारे प्लैनेट्स कवर हो गए। राहु, केतु, सूर्य, मंगल बचा है। देखिए मंगल के बारे में क्या होता है। देखिए मंगल जो प्लैनेट है, मंगल के लिए क्या कहते हैं कि मंगल आपके नेटल चार्ट में जहां पर भी बैठा हुआ है, उससे जब वो 7th पोजीशन पर जाएगा, तब वो उसके लिए मरने जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, और चौथे को भी आप मान सकते हैं, लेकिन जहां पर मंगल है आपके नेटल चार्ट में, उससे जब वो 4th में जाएगा, तो वो तो स्थिति उसके लिए फिर भी ठीक रहती है। वहां पे हालांकि वो नीच का हो जाता है, इसके बावजूद भी चूंकि 4th हाउस में मंगल अपने मित्र के घर कर्क राशि में नीच का हो रहा है, तो वहां पर वो अपनी खुद की राशि से 4th पर होता है और अपनी दूसरी राशि वृश्चिक से वो त्रिकोण में होता है, 9th, उसका मतलब ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए कर्क में तो वो फिर भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स दे देता है प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों को लेकर के, या जो भी ऑब्वियस के कारकत्व हैं, सिर्फ वो वहां पर प्रसन्न नहीं रहता है, पारिवारिक चीजों को थोड़ा सा शांत करता है। लेकिन जब भी से आपके नेटल के मंगल से ट्रांजिट का मंगल जब 7th में आता है, मतलब कि आपके मंगल से ठीक सामने 7वीं राशि, 7वें भाव में जैसे ही मंगल पहुंचेगा वो परेशान हो जाएगा। अब वहां पे क्या होता है, वहां पर तुला राशि का इफेक्ट आ जाता है। मंगल के पास एनर्जी है, मंगल काम करना चाहता है, मंगल लीड करना चाहता है, मंगल को काम चाहिए ना, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब 7th हाउस क्या है, वो मैरिज है, पार्टनरशिप है, तुला की राशि है, शुक्र की, भोग विलास की। वहां जाकर के मंगल को अपने लायक कोई खास काम मिलता नहीं है। मतलब वो, हालांकि वो दाम्पत्य का भाव है, वहां पर मार्स की एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन इन जनरल मंगल को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है तुला राशि में। मतलब कि वो आर्मी है, कमांडर है ना, उसको लीड करना है, उसको उसको वो सेनापति है, उसको उस तरह के काम चाहिए। इसीलिए जब भी निटल के मंगल से 7th में मंगल आता है, तो कुछ ना कुछ वहां पर दिक्कतें जरूर होती हैं। और यही वजह है कि जब भी 7th हाउस में मंगल आ जाता है आपके चंद्रमा से, लगन से, तो वो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा देता है, थोड़ा उतार चढ़ाव दे देता है। उसके पीछे कारण ही यही होता है कि वो अपनी पहली राशि से तो सप्तम में जा रहा है, मतलब अपने जस्ट सामने जा रहा है, लेकिन अपनी दूसरी राशि से 12th होकर के आ रहा है। और मंगल की जो एनर्जी है वो तुला में जाकर के वो, अगर उसको बैलेंस नहीं किया जाए, तो वो 7th हाउस में जाकर के पार्टनरशिप में भी बात करवा सकता है, मैरिज को खराब कर सकता है। ऐसा इसलिए हो जाता है, अब बहुत सी चीजें होंगी कि उसके ऊपर कोई अच्छा ग्रह देख ले, कहीं से अच्छी एस्पेक्ट आ जाए, योग कारक ग्रह बन जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेचर को तो बिगाड़ेगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे 9 के 9 ग्रह हैं, उनको आपने समझा कि नेटल के पर्टिकुलर ग्रह से ट्रांजिट का ग्रह जब किस हाउस में आता है, तो उस ग्रह के कारकत्व में, रिजल्ट में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। ये एक जनरल क्राइटेरिया है, ये समझने के लिए है, इसलिए समझना जरूरी है, ताकि आप केवल ये देख करके ना खुश हो जाएं कि गुरु वृषभ में आ गए हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं। रिजल्ट देंगे, बिल्कुल वो देंगे रिजल्ट, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अच्छी जगह पर आ रहे हैं, और तो त्रिकोण में आ रहे हैं, और पृथ्वी तत्व में आ रहे हैं, वैश्य राशि में आ रहे हैं, तो गुरु आके शुक्र के भी गुणों को वो थोड़ा सा सपोर्ट लेंगे ना, उसका भी लेंगे, वृषभ राशि का भी वो पूरा जो है वातावरण, उसको यूज करके फिर वो सारी चीजें देने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपके निटल के गुरु से वो 3rd में आ रहे हैं, तो वहां उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। मतलब वो चीजों को देने में उतने खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अपनी प्लेसमेंट से 3rd होकर के जा रहे हैं। इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजी होती है, उसमें कभी भी कोई भी चीज, चाहे कोई भी ट्रांजिट आए जाए, कुछ भी होता रहे, जो आपका नेटल चार्ट है और जो आपकी दशाएं चल रही हैं, नेटल चार्ट
आपकी दशा और ट्रांजिट, इन तीनों को मिक्स करना पड़ता है। इसी के साथ में आपके नेटल चार्ट में जो प्लेनेट है जिसके बारे में आप चेक कर रहे हैं कि वो कैसे रिजल्ट करेगा, उसकी अपनी पोजीशन क्या है, ये सब कुछ भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल एक लाइन में 2+2=4 ऐसे नहीं होता है। इसमें बहुत देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद तब कोई एस्ट्रोलॉजर अच्छे से बता पाता है। और यही एक कारण होता है कि जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट में आता है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, तो वो 100% बहुत एक्सीलेंट होते हैं, ना ही 100% बिल्कुल ही खराब होते हैं। अगर ग्रह बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दे भी रहा होगा तो बीच बीच में कुछ खराब खराब भी इवेंट वो जरूर देगा। ऐसा इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो ग्रह जहां पर आया है ट्रांजिट में, तो बाकी दूसरे प्लैनेट्स भी तो है ना जो मूव करते रहते हैं। तो वो मूव करते करते कभी 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 उस ग्रह के ऊपर आ जाएंगे, कभी उस ग्रह के सामने आ जाएंगे, कभी उस ग्रह के ट्राइन में आ जाएंगे, मतलब उसके त्रिकोण में आ जाएंगे, कभी उस ग्रह से केंद्र में आ जाते हैं। तो ये ग्रहों से भी एक इक्वेशन बनता है, समीकरण बनता है। और उसके आधार पर भी ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं उसके वो रिजल्ट के ऊपर असर आता है। यही कारण है कि घटनाएं जो होती है ना, जैसे गुरु आया है वृषभ में, तो अब यहाँ पे 12 महीने रहेंगे, 12 साल, 12 महीने तक रहेंगे। तो ये जो पूरा समय रहेगा, इसमें पूरे के पूरे 12 महीने वो एकदम एक जैसे रिजल्ट नहीं करेंगे, बीच बीच में बहुत अच्छा करेंगे, बीच बीच में वो शांत मतलब रुक जाएंगे, उनका कोई प्रभाव नहीं भी महसूस होगा। इसमें यही सारे फैक्टर काम करेंगे। जैसे गुरु के साथ अभी शुक्र आ जाएगा 19 मई को, तब गुरु अलग तरीके से करेंगे। अभी अस्त है तो थोड़ा अलग देंगे। सूर्य के साथ में है, जब सूर्य थोड़ा दूर जाएगा तो इनका अलग तरीका हो जाएगा काम करने का। फिर जब गुरु से केंद्र में कोई प्लेनेट ट्रांजिट करता हुआ जाएगा तो उसका अलग प्रभाव आ जाएगा, उसके सामने आएगा तो अलग, त्रिकोण में आएगा तो अलग, कई कॉम्बिनेशन। फिर इससे जब चंद्रमा का कनेक्शन बनेगा, मतलब कि जुपिटर से जब 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 कोई रिजल्ट को डिलीवर करना होगा जुपिटर को, तो वहां पर चंद्रमा का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल हो जाता है क्योंकि चंद्रमा देखिए, जो हमारी राशियां होती है ना, 12 राशि और 27 नक्षत्र, तो बड़ा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, उसीलिए इतनी जल्दी जल्दी चलता है ना, क्योंकि अगर चंद्रमा चलेगा नहीं, चंद्रमा कनेक्ट नहीं होगा नक्षत्रों से, राशियों से, तो कोई घटनाएं नहीं घटित हो पाएंगी। बगैर चंद्रमा के कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए कुंडली में चंद्रमा को बहुत अच्छा रखना जरूरी है। और चंद्रमा जो होता है ये कारक होता है, बीज होता है, क्योंकि जो भी हमारे मन में विचार आते हैं ना, वो पहले मन में आते हैं। पहले पहले कोई भी चीज को हम अपने मन में सोचते हैं, अच्छा है या बुरा है, जो भी विचार आते हैं वो हमारे मन में आता है। वहां हम चीजों को तैयार करते हैं, एक प्लॉटिंग करते हैं, फिर हम उसको फिर फिजिकली बॉडीली जो है उसको हम ऐड करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से चंद्रमा अच्छा होना बहुत जरूरी है। और औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्त्रियों का जब चंद्रमा अच्छा होता है, उनका मन अच्छा होता है, तो वो सारे रिश्तों को अच्छे से निभाती हैं, निर्वाह करती हैं और खुश रहती हैं। चंद्रमा अच्छा होगा तो वो लेडी काफी खुश रहेगी। तो जब घर की स्त्री खुश रहेगी तो पूरा सब कुछ अच्छे से करेगी, सब संभालेगी, बढ़िया करेगी। और जुपिटर भी अच्छा रखना चाहिए, सूर्य भी अच्छा रखना चाहिए। और जो पुरुष लोग होते हैं, आदमी होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनको हमेशा अपना शुक्र बहुत अच्छा रखना चाहिए। बाकी तो प्लेनेट अच्छा रखना ही चाहिए, लेकिन शुक्र उनको बहुत अच्छा रखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि शुक्र जो होता है स्त्री का कारक होता है, सारे वैभव देता है। इसीलिए जो लोग, स्पेशली जो आदमी लोग जिनका शुक्र बहुत बिगड़ता है या कभी अफ्लिक्शन में आ जाता है, या जिनकी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो उनकी डायरेक्ट दो चीजें एफ्लिक्शन में आ जाती हैं। एक तो उनकी वृषभ राशि और दूसरी उनकी तुला राशि। मतलब आपने अपना शुक्र बिगाड़ा, आप गलत क्रियाकलापों में इन्वॉल्व हुए, फालतू के अपने रिलेशन बनाने चालू किए, बिना सोचे समझे किसी के भी साथ कुछ भी किए जा रहे हैं, मतलब कि एकदम जैसे नहीं पागल टाइप के लोग होते हैं। अगर ऐसा ऐसा कोई आदमी का हरकतें करता है तो उसकी दो चीज तो सीधे ही डैमेज हो जाती है ना। मतलब उस वृषभ फूड फाइनेंस फैमिली गई, सेवेंथ तुला गया, मतलब कि आपका पार्टनर गया, रिलेशनशिप गया, आपका बिजनेस गया, शुक्र की दोनों ही राशियां बिगड़ गई। तो जब किसी का पार्टनर, आपने अगर अपने पार्टनर को चीट कर दिया या पार्टनर को आपने दुख दे दिया, दुखी कर दिया, फिर क्या होगा कि जब आपका संबंध ही नहीं अच्छा है तो आप बाकी कहाँ से काम करेंगे। ना आप 10th हाउस को संभाल पाएंगे, ना आप थर्ड हाउस को, आपका लग्न भी बेकार होगा, सब बिगड़ जाएगा। इसमें भी मैं वीडियो आपको ले आऊंगी कि कोई कोई प्लेनेट को, हर पर्टिकुलर प्लेनेट को क्यों अच्छा करना चाहिए और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सारे के नौ ही ग्रह जो होते हैं आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आपने एक ग्रह को अच्छा किया तो उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा, एक को बिगाड़ा तो उससे दूसरे प्लेनेट जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होंगे। सारे के सारे प्लेनेट्स का अपना
इम्पोर्टेंस होता है उसको देखना पड़ता है। तो आशा कर रही हूँ कि जो आज मैंने ये बताया है आप लोगों को 9 ही ग्रहों के बारे में, कोई छूटा तो नहीं है ना? वैसे जहाँ तक है सारे सब हो गया है, कवर हो गया है। तो आप देखिएगा कि ये जो गुरु का ट्रांजिट है या अभी और भी जो छोटे-छोटे प्लैनेट जैसे सूर्य भी हैं, सूर्य भी अपना ट्रांजिट जल्दी चेंज कर लेते हैं ना 1 महीने के अंदर, तो आप देखा करिए कि वो आपके नेटल से कहाँ जा रहे हैं, नेटल के सन से वो कहाँ जा रहे हैं, किस भाव में जा रहे हैं। कई चीज़ें देखिए फिर आप रिज़ल्ट को समझ पाएँगे। तो आशा कर रही हूँ कि आज का ये वीडियो आपके काम आएगा और जो ये सब्जेक्ट वाले मेरे वीडियोज़ होते हैं, जो जो पढ़ने से संबंधित होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं, ये जब मैं बनाती हूँ तो आप लोग इसको देखा करिए, इसपे बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं। ट्रांजिट वाले तो फिर भी आप लोग देख लेते हैं, लेकिन जो स्टडी मटेरियल है उसको कोई नहीं देखता है। उसको भी देखा करिए तो अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी कि चलो मैंने बताया तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। या तो फिर कोई ऐसे ग्रुप में ये वीडियोज़ पहुँच जाए जहाँ पर लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। जैसे कि कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं ना जो क्लासेस लेते हैं, तो उनके वीडियोज़ तो जो लर्नर्स हैं वो सीखते हैं, लेकिन हम जैसे मैं हूँ, मोस्टली ट्रांजिट के वीडियो देखती हूँ, तो जब मैं उसमें पढ़ने वाले वीडियोज़ डालती हूँ तो उसको बहुत कम लोग देखते हैं। देखा करिए आप लोग और मेरे से लोगों तक शेयर किया करिए और आप सबके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत-बहुत थैंक्स बोलती हूँ। फिर कोई वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।